नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज मिडिल ईस्ट की जंग ने पूरी दुनिया के समीकरण बदल दिए हैं। अमेरिका को उम्मीद थी कि इस जंग में उसे जीत मिलेगी, लेकिन उसके हमलों का जो तगड़ा पलटवार ईरान ने किया है, उसके बाद अमेरिका और इजराइल भी बैकफुट पर आ गए हैं। अमेरिका के बाद अब इजराइल भी युद्ध विराम के संकेत दे रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से बात की और समाधान निकालने की जरूरत पर जोर दिया, लेकिन ये जंग फिलहाल थमती नजर नहीं आ रही। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र ने भी चेतावनी जारी की है कि अगर जंग खत्म नहीं हुई तो वैश्विक व्यवस्था चरमरा सकती है। इस बीच ईरान की तरफ से इजराइल समेत तमाम खाड़ी देशों में ताबड़तोड़ हमले भी जारी हैं। अब वो हॉर्मुज स्ट्रेट में समुद्री माइंस भी बिछाने की तैयारी में है। उसका कहना है कि वो हमें बांटना चाहते हैं, लेकिन ईरान ने अमेरिका और इजराइल की साजिशों को किया फेल। तो जंग के 12वें दिन क्या है मिडिल ईस्ट के हालात, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान जंग के बीच बुरी तरह फंसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, संकट में सऊदी अरब से रिश्ते, अमेरिका खाड़ी देशों पर बना रहा जंग में शामिल होने का दबाव, सऊदी बोला रियाद कोई किसी का गुलाम नहीं। चीन की भारत के खिलाफ बड़ी साजिश आई सामने, एलएसी पर बीजिंग बिछाएगा सड़कों का जाल, भारत की सुरक्षा को लेकर बढ़ा तनाव। यूक्रेन का रूस पर बड़ा हमला, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट पर दागी क्रूज मिसाइलें, उधर रूसी सेना का दावा डोनबास के बड़े हिस्से पर किया कब्जा। और चलते चलते में देखेंगे सौरमंडल में 49 साल पहले खोजा गया बर्फीला दानव, लुढ़कते हुए करता है सूर्य की परिक्रमा। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत के ऑपरेशन सिंदूर का दिखा असर, हमलों में मुरीद एयरबेस को पहुंचे नुकसान की मरम्मत में फेल हुआ पाकिस्तान, कमांड सेंटर को किया जमींदोज। अफगान इंटेलिजेंस एनालिस्ट अजमल सोहेल का दावा, दोस्त चीन को धोखा दे रहा पाकिस्तान, अफगानिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स पर हमले करवा रही पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई। फलस्तीनी महिलाओं को सुरक्षित रूप से जीने और जन्म देने की भी नहीं मिल रही मोहलत, गजा में इजरायली हमलों पर एमनेस्टी इंटरनेशनल का दावा, वैश्विक मानवाधिकार समूह ने जताई चिंता। अमेरिका की ट्रेड डील से बांग्लादेश को होगा 1300 करोड़ टका का नुकसान, सीबीडी के आंकड़ों में हुआ खुलासा, सरकार को अमेरिकी अधिकारियों से बातचीत की सलाह। तो मिडिल ईस्ट में तेज होती जंग पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा रही है। ईरान के आक्रामक होते हमलों ने इजराइल को भी बैकफुट पर धकेल दिया है। पहले तो उसकी तरफ से ईरान को करारी मात देने के दावे किए जा रहे थे, लेकिन अब उसके सुर भी बदले हुए हैं। इजराइल के विदेश मंत्री गिदोन सार ने कहा है कि इजराइल ईरान के साथ कभी न खत्म होने वाली लड़ाई नहीं चाहता है। लड़ाई को कब खत्म करना है, इस पर हम अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। यानी इजराइल अब युद्ध विराम के संकेत देने लगा है। वहीं जंग में हो रहे नुकसान पर इजराइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इजराइल पर ईरानी हमलों की वजह से पिछले 24 घंटों में 191 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिन घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, उनमें इजरायली सैनिक और आम लोग दोनों ही शामिल हैं। 28 फरवरी को ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक 2339 लोगों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जिनमें से 95 अभी भी हॉस्पिटल में हैं। वहीं अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने भी बताया कि इस युद्ध में अब तक 140 अमेरिकी सैनिक घायल हो चुके हैं, जबकि 7 सैनिकों की मौत की पुष्टि हुई है। ये केवल आधिकारिक आंकड़े हैं और हकीकत में ये संख्या इससे कहीं ज्यादा भी हो सकती है। यानी ईरान ने इजराइल और अमेरिका को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। यही वजह है कि वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप युद्ध विराम को लेकर बयान दे रहे थे और अब इजराइल ने भी अमेरिका से बात करने के संकेत दिए हैं। इस बीच ईरान के हमले और तेज होते नजर आ रहे हैं। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री जासूसों को पकड़ने का काम कर रही है, तो ईरानी सेना दुश्मनों को कमजोर करने में जुटी हुई है। उसके निशाने पर इस वक्त हॉर्मुज स्ट्रेट बना हुआ है। उसने साफ कर दिया है कि यहां से अमेरिका और इजराइल के जहाजों की आवाजाही नहीं हो सकती। अब खबर यह आ रही है कि ईरान यहां समुद्री माइंस बिछा रहा है। सीएनएन की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने बीते कुछ दिनों में समंदर में कई दर्जन माइंस बिछा दी हैं।
और ईरान के पास अभी भी अपनी छोटी नावों और माइन बिछाने वाले जहाजों का करीब 80 से 90% हिस्सा मौजूद है। इसलिए वो चाहे तो इस जलमार्ग में सैकड़ों माइन्स बिछाने की क्षमता रखता है। इस स्ट्रेट में ईरानी हमलों ने पहले ही वैश्विक तेल सप्लाई को भारी नुकसान पहुंचाया है। तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं और अब अगर वो इस मार्ग पर सख्ती बढ़ाता है तो वैश्विक व्यापार पूरी तरह चरमरा सकता है। इसे लेकर संयुक्त राष्ट्र ने भी चिंता जाहिर की है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है कि अगर वेस्ट एशिया संघर्ष के बीच हॉर्मुज जलडमरू मध्य बंद होता है तो खाने की चीजों की कीमतें और रहने का खर्च बढ़ जाएगा। साथ ही ग्लोबल ट्रेड और डेवलपमेंट पर बड़े रिस्क का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया है कि बीते कुछ घंटों के अंदर हमने माइन बिछाने वाली ईरान की 10 इनएक्टिव नौकाओं और जहाजों को निशाना बनाकर उन्हें पूरी तरह से नष्ट कर दिया है और ऐसे हमले आगे भी जारी रहेंगे। लेकिन ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव अली लारिजानी ने ट्रंप की धमकियों का जवाब देते हुए पहले ही साफ कर दिया है कि ईरानी लोग उनसे डरते नहीं हैं। उन्होंने तो यहां तक कहा कि सावधान रहो, कहीं तुम ही निशाना ना बन जाओ। ऐसे में अमेरिका की तरफ से बार बार ईरान पर सरेंडर का दबाव बनाया जा रहा है। अब व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिकी सेना ईरान की मिसाइल उत्पादन व्यवस्था को खत्म करने की दिशा में कदम बढ़ा रही है। राष्ट्रपति को भरोसा है कि निर्धारित लक्ष्यों को बहुत जल्द हासिल कर लिया जाएगा। अगर ईरान बिना शर्त आत्मसमर्पण कर देता है तो सैन्य अभियान खत्म हो जाएगा। इन हालात में यह जंग अब पूरी तरह ईरान के पाले में नजर आ रही है। अमेरिका और इजराइल की धमकियां, ईरान पर सरेंडर का दबाव बनाने की कोशिशें और युद्ध विराम के संकेत, इससे साफ है कि अब उन्हें भी इस जंग में अपनी जीत नजर नहीं आ रही। बहरहाल अब ईरान सरेंडर करेगा या अमेरिका और इजराइल बातचीत की मेज पर आएंगे, ये देखना होगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे सऊदी अरब और अमेरिका के बीच बढ़ती दरार की। तो सऊदी के अमेरिका के साथ कितने मजबूत संबंध रहे हैं ये पूरी दुनिया को पता है। दोनों देशों के बीच ऊर्जा क्षेत्र से लेकर रक्षा और तकनीक के क्षेत्र तक कई समझौते भी हुए हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में छिड़ी इस जंग ने दुनिया भर के समीकरण बदल दिए हैं। जहां ईरान के हमलों ने अमेरिका के सुप्रीम पावर के दर्जे को संकट में डाल दिया है, वहीं खाड़ी क्षेत्र में उसके सबसे बड़े सहयोगी सऊदी के साथ उसके रिश्तों में भी कड़वाहट नजर आ रही है। जी हां, जिस तरह ईरान के खिलाफ इस जंग में सऊदी अरब ने अमेरिका का साथ देने से साफ इनकार कर दिया है, उस पर वॉशिंगटन ने खुलकर नाराजगी जाहिर की। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने खुलेआम सऊदी अरब की वफादारी पर सवाल उठा दिए। उन्होंने कहा कि अगर सऊदी ईरान के खिलाफ युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं है तो अमेरिका को उसके साथ डिफेंस डील क्यों करनी चाहिए। जब यह युद्ध खाड़ी देशों के दरवाजे तक पहुंच चुका है तो केवल पर्दे के पीछे रहकर सऊदी अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकता। इसका नतीजा गंभीर होगा। उनके इस बयान से अमेरिका की खींच साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि इस जंग में उसे काफी नुकसान उठाना पड़ रहा है और उसके कोई भी सहयोगी साथ नहीं दे रहे। लेकिन लिंडसे ग्राहम की यह धमकी भी किसी काम नहीं आई, बल्कि उसने सऊदी अरब में एक ऐसा उबाल ला दिया जिससे इस क्षेत्र में तनाव और बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सऊदी अरब के अधिकारियों और आम जनता ने साफ कर दिया है कि वे अमेरिका के थोपे गए युद्ध का ईंधन नहीं बनेंगे। संयुक्त राष्ट्र में सऊदी अरब के मिशन के अताशे सऊद बिन सलमान अल दोसारी ने ग्राहम को करारा जवाब देते हुए कहा कि कोई भी साझेदारी आपसी जिम्मेदारी और सम्मान के आधार पर होती है और रियाद कोई किसी का गुलाम नहीं है, वो फैसले लेने के लिए आजाद है। सऊदी अरब अपने हितों को सर्वोपरि रखता है और जब भी सैन्य कार्रवाई का फैसला होगा वो रियाद का अपना फैसला होगा, किसी और के इशारे पर नहीं। वहीं सोशल मीडिया पर भी सऊदी की जनता का अमेरिका के खिलाफ गुस्सा साफ दिखाई दे रहा है। लोगों ने अपनी पोस्ट के जरिए अमेरिका को आईना दिखा दिया है। उनका कहना है कि ये युद्ध अमेरिका और इजराइल ने शुरू किया है, फिर इसका खामियाजा खाड़ी देश क्यों भुगतेंगे। सोशल मीडिया पर 2019 के अरामको हमलों का भी जिक्र देखा जा रहा है, जब यमन के हूती विद्रोहियों के इन हमलों ने सऊदी की तेल सप्लाई को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया था। लेकिन तब वॉशिंगटन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। इस पूरे घटनाक्रम ने अब वॉशिंगटन और रियाद के बीच बढ़ती दरार को उजागर कर दिया है, जिसका फायदा उठाने की कोशिशों में रूस जुट गया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का बयान आया है कि मॉस्को अमेरिका और सऊदी के बीच बने इस खालीपन को भरने के लिए पूरी तरह तैयार है। लावरोव ने कहा कि सऊदी अरब रूस का एक रणनीतिक साझेदार और विश्वसनीय मित्र है
अमेरिका और इजरायल का मुख्य उद्देश्य सऊदी अरब और अन्य खाड़ी देशों को युद्ध में घसीटना है, ताकि सऊदी और ईरान के बीच हाल ही में सामान्य हुए संबंधों को दोबारा बिगाड़ा जा सके। जबकि रियाद ने हमेशा शांति और राजनीतिक समाधान का रास्ता चुना है। रूस और सऊदी अरब दोनों एक सुर में तत्काल युद्ध विराम और नागरिक बुनियादी ढांचे पर हमले रोकने की मांग कर रहे हैं। अब जिस तरह सऊदी के सपोर्ट में रूस सामने आया है, उसके बाद सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कहीं ईरान के साथ जंग शुरू कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खुद बड़ा नुकसान तो मोल नहीं ले लिया? क्या इस जंग में उन्हें दोहरा झटका लगने वाला है? क्योंकि ईरान तो पहले ही कह चुका है कि वो हार नहीं मानने वाला, और अब सऊदी ने भी अगर अमेरिका से दूरी बना ली तो ये अमेरिका पर भारी पड़ सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश की। तो चीन एक बड़ी योजना पर काम करने की तैयारी में है। चीन अपने 15वें पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत से लगे सीमावर्ती इलाकों में सड़कों का जाल बिछाने का प्लान कर रहा है। इसके लिए प्रस्ताव भी तैयार हो चुका है। उसे चीनी संसद नेशनल पीपुल्स कांग्रेस की मंजूरी के लिए पेश किया गया है। चीन के भविष्य के लिए सबसे अहम मानी जाने वाली इस 15वीं पंचवर्षीय योजना को सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पहले ही मंजूरी दे दी है, और अब जब चीनी संसद का सत्र चल रहा है तो इसे वहां से भी पास करवाने की तैयारी है। एक बार मंजूरी मिल गई तो तेजी से फिर यह प्रोजेक्ट आगे बढ़ सकता है। इस निर्माण के प्रस्ताव को लेकर चीन का कहना है कि वो अपने रणनीतिक परिवहन नेटवर्क को और मजबूत करने की कोशिश में जुटा हुआ है, लेकिन उसकी योजना में प्रमुख तौर पर भारत की सीमा से सटे इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण पर जोर दिया गया है। हांगकांग आधारित साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट ने इस 15वीं पंचवर्षीय योजना की मसौदा रिपोर्ट का हवाला देते हुए बताया कि एक परियोजना में शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र में बीहड़ तियानशान पहाड़ों के उत्तरी और दक्षिणी हिस्सों को जोड़ने वाले 394 किलोमीटर लंबे राजमार्ग का निर्माण शामिल है। ये मार्ग विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरने वाली एक रणनीतिक सड़क के समानांतर होगा, जिसका निर्माण 1962 के चीन और भारत सीमा युद्ध के बाद सैन्य आवागमन में सुधार के लिए किया गया था। बता दें कि शिनजियांग की सीमा अफगानिस्तान, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान, रूस और ताजिकिस्तान से लगती है। और जिस तरह चीन भारत से लगती अपनी सीमा के पैरेलल एक सड़क बनाने की तैयारी में है, वो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है, क्योंकि ये वही क्षेत्र है जिसे लेकर 1962 में दोनों देशों के बीच जंग भी छिड़ी थी, और सीमा पर आज भी दोनों पक्षों में तनाव बरकरार है। इस मजबूत रोड नेटवर्क के जरिए चीन को अपनी सेना और सैन्य उपकरणों को तेजी से बॉर्डर एरियाज में तैनात करने में मदद मिलेगी। इससे सीमा पर तनाव बढ़ सकता है। वैसे तो ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन की तरफ से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC, जो भारत से लगने वाला उसका बॉर्डर है, वहां ऐसी कोई गतिविधि देखी जा रही हो। इससे पहले भी वो ऐसी कई परियोजनाएं शुरू कर चुका है। बीते साल उसने तिब्बत शिनजियांग रेल लाइन बनाने की घोषणा की थी, जो अक्साई चीन और LAC के पास से गुजरेगी। ऐसे में चीन के इन फैसलों को लेकर भारत पहले से ही सतर्क है, और वो भी बॉर्डर इलाकों में अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहद मजबूत बना रहा है। लेकिन अब चीन के इस नए प्रस्ताव से दोनों देशों में तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। देखना यह होगा कि भारत इस पर क्या प्रतिक्रिया देता है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे रूस यूक्रेन युद्ध की। तो पिछले 4 साल से चल रहे इस युद्ध की रफ्तार कम नहीं हो रही। मिडिल ईस्ट में छिड़ी भीषण जंग के बावजूद रूस और यूक्रेन की लड़ाई रुकने का नाम नहीं ले रही। दोनों पक्षों की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। यूक्रेन का दावा है कि उसने रूस पर जबरदस्त क्रूज मिसाइल से अटैक किया है, जिसमें 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 37 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इस हमले को लेकर यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की ने बताया कि हमारी सेना ने रूस के ब्रायंस्क में माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक प्लांट को निशाना बनाया है। इस प्लांट पर स्टॉर्म शैडो यानी स्काल्प EG मिसाइल से अटैक किया गया, जिसे रशियन डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट करने में नाकाम रहा। बताया जा रहा है कि इस प्लांट पर 8 से 10 धमाके किए गए हैं। यूक्रेन ने जिस प्लांट को निशाना बनाया, वहां मिसाइल सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन जैसे सैन्य उपकरणों का उत्पादन किया जाता है। यूक्रेन का यह हमला रूस के उस हमले के जवाब में माना जा रहा है, जिसमें उसने यूक्रेन के स्लोवियांस्क शहर पर बम गिराए थे। स्लोवियांस्क के गवर्नर वादिम फिलाश्किन ने बीते दिन हुए इस हमले में 17 लोगों के घायल होने की पुष्टि की है। यानी दोनों ही तरफ से ताबड़तोड़ हमले जारी है, जिसमें सबसे ज्यादा नुकसान आम नागरिकों को उठाना पड़ रहा है। ऐसे में यह जंग खत्म करने की मांग तेज हो रही है, लेकिन ईरान जंग में उलझे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध विराम के लिए चल रही वार्ता को फिलहाल स्थगित कर दिया है। वहीं इस जंग में रूस और यूक्रेन दोनों ने ही अपनी अपनी बढ़त के दावे किए हैं।
यूक्रेन का कहना है कि उसने मोर्चे पर कई जगहों पर मॉस्को की सेनाओं को पीछे धकेल दिया है, जबकि क्रेमलिन का कहना है कि रूस अपने पड़ोसी देश पर कब्जा बढ़ा रहा है। यूक्रेनी सेना के मेजर जनरल अलेक्सांदर कमारेंको ने स्थानीय मीडिया आउटलेट आरबीसी यूक्रेन को बताया कि सैनिकों की कमी के बावजूद हमारी सेना ने हाल ही में एक जवाबी हमले के दौरान दक्षिण पूर्वी निप्रोपेट्रोव्स्क औद्योगिक क्षेत्र के लगभग पूरे इलाके को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया है, जिससे रूसी सैनिकों को 400 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया गया है। लेकिन रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बयानों ने यूक्रेन के इन दावों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि रूसी सेना ने यूक्रेन के पूर्वी दोनबास क्षेत्र में अपनी बढ़त बना ली है, जिसे मॉस्को ने अपने हमले के टारगेट्स में से एक बनाया है। 6 महीने पहले दोनबास के लगभग 25% हिस्से पर यूक्रेन का कब्जा था, लेकिन अब यह केवल 15 से 17% तक ही सीमित रह गया है। यानी रूसी सेना ने जंग में यूक्रेन को बड़ा झटका दिया है। हालांकि जमीनी हकीकत क्या है यह फिलहाल साफ नहीं है, लेकिन जिस तरह अमेरिका ईरान जंग में उलझा हुआ है, उसके बाद यूक्रेन कमजोर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में अगर रूस की आक्रामकता बढ़ी तो यूक्रेन के लिए जंग के मैदान में टिके रहना मुश्किल हो सकता है। और अब चलते चलते में बात करेंगे यूरेनस की। तो अंतरिक्ष में छिपे राज हमें हमेशा से ही हैरान करते आए हैं, और जब बात हमारे सौरमंडल के ग्रह यूरेनस की हो तो कहानी तो और भी दिलचस्प हो जाती है। मार्च का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है। 1977 में मार्च के ही महीने में वैज्ञानिकों ने यूरेनस के चारों तरफ उन 13 छल्लों यानी रिंग्स की खोज की थी, जिन्होंने इस ग्रह की पहचान ही बदल दी। यह ग्रह अपनी धुरी पर 98 डिग्री तक झुका हुआ है, यानी ये सीधा खड़ा होने के बजाय किसी गेंद की तरह लुढ़कते हुए सूरज के चक्कर लगाता है। और इसी वजह से यहाँ के मौसम और दिन रात इतने अजीब हैं, जहां 21 साल तक सिर्फ दिन रहता है और फिर अगले 21 साल तक सिर्फ रात ही रहती है। तो आइए जरा यूरेनस के बारे में कुछ और दिलचस्प बातें जान लेते हैं। तो इसे आइस जायंट कहा जाता है क्योंकि यह सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यहाँ की सतह ठोस नहीं है, ये पानी, मीथेन और अमोनिया के बर्फीले मिश्रण से बनी है। अब इसके रंग और गंध की बात करें तो मीथेन गैस की वजह से ये नीला और हरा दिखता है, मगर सावधान, यहां का तापमान -224 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और हवाएं 900 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं। अब इसके चंद्रमा के नामों की बात करें तो इसके 28 चंद्रमाओं के नाम किसी वैज्ञानिक ने नहीं बल्कि शेक्सपियर और अलेक्जेंडर पोप की कहानियों के पात्रों पर रखे गए हैं, जैसे टाइटेनिया, मिरांडा आदि। जहां हमारे सौरमंडल में ज्यादातर ग्रह घड़ी की सुई की दिशा में घूमते हैं, वहीं यूरेनस और शुक्र ऐसे ग्रह हैं जो उल्टी दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज चक्कर काटते हैं। सूरज की रोशनी को यहां तक पहुंचने में करीब 2 घंटे 40 मिनट लगते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र भी अपनी जगह से थोड़ा हटा हुआ है, जिससे यहां की ऑरोरा यानी रोशनी ध्रुवों के बजाय कहीं और ही चमकती है। 1986 में नासा के वॉयेजर 2 ने जब इसके करीब से उड़ान भरी, तब हमें इस ग्रह की पहली झलक मिली थी। और आज भी ये आइस जायंट वैज्ञानिकों के लिए एक रिसर्च का रोचक टॉपिक बना हुआ है। फिलहाल आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।